नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए यानी जो वीपीओ की परीक्षा आपकी होनी है, उससे संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज़, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे और ये इसकी क्लास नंबर 14 है। अगर आपने क्लास 13 यानी 13 क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हो। इसमें जैसा आपका सेट आएगा, जैसा आपका पेपर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रखने का प्रयास किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के आपके एग्ज़ाम में लगभग 45 क्वेश्चंस आने हैं। कंप्यूटर जानकारी से 15 प्रश्न आने हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न आने हैं 20 अंक के। उत्तर प्रदेश की योजनाओं से लगभग 20 क्वेश्चंस आने हैं। योजना यानी कि जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो। ठीक है? तो इसी के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा 50 क्वेश्चंस का सेट किया गया है। तो इसको पूरा देखिए। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि मध्यकाल में मुगल प्रशासन के दौरान किस प्रणाली ने धीरे-धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया? तो मुगल काल में ग्रामीण स्वशासन था कैसा? कौन गाँव का शासन सँभालता था? इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आप आंसर जान लो। यहाँ पर जातिवाद और सामंतवाद ये दोनों सही है। विकल्प पहला और दूसरा, ठीक है? अब ज़रा एक बात समझो, यहाँ पर मुगल शासन कैसा था या मुगल शासन के समय गाँव में स्थानीय शासन कैसा था? आओ ज़रा समझते हैं इसको। देखो, जो मुगल काल था, मुगल काल में गाँवों को गाँवों को मावदा या फिर डीह कहा जाता था, ठीक है? मावदा या फिर डीह कहा जाता था और ये जो डीह थे, ये कई बस्तियों में बँटे होते थे। पहले मावदा था, फिर डीह, आप ऐसे समझो। सपोज़ करो ये परगना है कोई, परगना माने जिला, ठीक? ये परगना है। इस परगने को कई सारे मावदा में विभाजित किया जाता था या हम कहें डीह में या फिर मावदा में विभाजित किया जाता था और फिर ये जो मावदा थे ना, इनको भी कई सारे भागों में विभाजित किया जाता था, जैसे ये, ठीक है? इससे भी जो छोटे-छोटे हैं, उन इलाकों को ये बस्तियाँ थीं, ये बस्तियाँ थीं। तो एक तरह से आप ये बात समझ सकते हो यहाँ से कि परगना थे, परगना को विभाजित किया गया किसमें? मावदा या फिर डीह में और फिर ये डीह विभाजित किए गए बस्तियों में। ये डीह विभाजित किए गए बस्तियों में, जिसे नागला कहा जाता था। नागला ही थीं बस्तियाँ, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? तो मुगल काल में ये प्रशासन था। ये जो मावदा या डीह था, ये था गाँव और ये जो नागला था, ये बस्तियों को कहा जाता था। और मुगल काल की अगर हम बात करें, तो जो गाँव का प्रधान था, मुगल काल में गाँव का प्रधान मुकद्दम गलत लिख दिया, इसको ठीक कर लेता हूँ। मुकद्दम कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है? जो गाँव का प्रधान था, वो इसे मुकद्दम या गाँव का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। या हम ये कह सकते हैं कि जो गाँव का प्रधान था या मुकद्दम जो होता था, वो गाँव का गाँव का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, अधिकारी होता था, ठीक? और ये जो मुकद्दम था, बात समझो, ये जो मुकद्दम था, मुकद्दम गाँव से जो लगान वसूली जाती थी, लगान वसूलने में जो राजस्व अधिकारी आते थे, राजस्व अधिकारियों की मदद करता था, राजस्व अधिकारियों की मदद करता था। ठीक? अब चूँकि राजस्व अधिकारियों की मदद करता था, तो कोई ऐसे ही थोड़ी ना मदद कर देगा। देखो ये सपोज़ करो परगना है और ये है आपका ये वाला इलाका। ये है मावदा या टीम। यहाँ पर राजस्व अधिकारी आए राजस्व वसूलने, तो यहीं पर एक होता था मुकद्दम। वो राजस्व अधिकारियों की मदद करता था और उसके मदद के एवज़ में कुछ उसको कमीशन दिया जाता था, जिसे दस्तूरी कहा जाता था मुगल काल में। बात समझ पा रहे हो? तो वही लिखा है मुकद्दम गाँव में जो लगान वसूलने वाले राजस्व के अधिकारी आते थे मुगल साम्राज्य में, तो उनकी वो मदद करता था और इस मदद के बदले इस मुकद्दम को दस्तूरी दी जाती थी। दस्तूरी दी जाती थी। ये दस्तूरी क्या है? दस्तूरी बोलते हैं कमीशन को, ठीक है? तो कमीशन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि कमीशन मिलता कितना था इस मुकद्दम को? याद रखिएगा 2.5% इसे दस्तूरी दी जाती थी।
यहाँ तक बात हमारी समझ पा रहे हो? सपोज़ करो ये कोई गाँव है, इस गाँव में ये बैठा है मुकद्दम, ठीक? गाँव का प्रधान। अब इस गाँव से मुगल साम्राज्य में लगान वसूलने के लिए कुछ अधिकारी आए, जैसे लेखपाल, पटवारी, है ना? तो हालाँकि जब पटवारी की अगर आप बात करोगे तो वो लगान वसूलने का सबसे निचले स्तर का अधिकारी होता था। तो इनकी और पटवारी के मध्य बातचीत होती थी, पटवारी सरकार का नुमाइंदा होता था। तो प्रधान की यानी मुकद्दम की और पटवारी के मध्य बातचीत होती थी, बोले ठीक है, आप लगान वसूलवा दीजिए इस गाँव से, हम आपको कमीशन दिलवा देंगे। तो मुगल काल में इसको कमीशन मिलता था लगभग 2.5% ठीक है? हाँ, याद रखिएगा इसको। और यहीं पर इसी गाँव में एक पटवारी होता था, पटवारी। यही लेखपाल आजकल बन गया है ना? तो पटवारी क्या करता था, गाँव की समस्त भूमि जो भी होती थी, गाँव की समस्त भूमि का ब्यौरा रखता था। आज भी आप देखते होंगे, जो लेखपाल होते हैं, उनके पास पूरा का पूरा ब्यौरा होता है गाँव का, है ना? पटवारी क्या होता था? इसे मुगल काल में क्या कहा जाता था? दरअसल यह राजस्व विभाग का सबसे निम्न अधिकारी था, निम्न अधिकारी था, ठीक है? सबसे निचले स्तर का ये अधिकारी होता था और जब ये गाँव में वसूली करता था लगान की, तो इसे भी कमीशन दिया जाता था, याद रखिएगा। इसे कमीशन मिलता था 1% मान लो ₹100 लगान वसूला गया तो ₹1 इसको कमीशन के तौर पे दे दिया गया और इसे ₹100 लगान वसूला गया तो फिर मुकद्दम को कितना मिलता था? 2.5% यानी ₹2.5 इसको कमीशन के तौर पे दे दिया जाता था। तो ये बातें हैं जो गाँव के प्रशासन से संबंधित हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी, है ना? जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए उसमें एक अलग से टॉपिक दिया है, ऐतिहासिक परिदृश्य। पंचायती राज की शायद टॉपिक का नाम मैं भूल रहा हूँ। पंचायती राज के विकास का ऐतिहासिक परिदृश्य ऐसे ही कुछ है, ठीक है? हाँ, तो ये बातें आप ध्यान रखो। फिर से एक बार रिवाइज़ कर लो ज़रा। मुगल काल में गाँव को क्या कहा जाता था? मावदा या डीह। परगना मावदा या डीह में विभाजित होते थे, अर्थात गाँवों में विभाजित होते थे और गाँव नागला में विभाजित होते थे, अर्थात बस्तियों में विभाजित होते थे। गाँव का जो प्रधान होता था, मुकद्दम कहलाता था और ये गाँव का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। मुकद्दम जब गाँव में कोई लगान वसूलने आता था राजस्व के अधिकारी, तो मुकद्दम उनकी मदद करता था। ऐसी स्थिति में मुकद्दम को दस्तूरी दी जाती थी अर्थात कमीशन दिया जाता था, लगभग 2.5% का। और पटवारी ये गाँव का या हम कहें राजस्व विभाग का सबसे निम्न स्तर का अधिकारी था। और जब राजस्व वसूलने के लिए उच्च अधिकारी आते थे, तो यह भी उनकी मदद करता था। तो इसे दस्तूरी कितनी दी जाती थी? लगभग 1%। क्लियर है बात? हाँ, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य है जो राज्य वित्त आयोग का नहीं है? ये कह रहा है। इसको मैं कहाँ लगा दूँ? यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक। निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य है जो राज्य वित्त आयोग का कार्य नहीं है? ये पूछा है। पहला पढ़ो। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतन में कटौती की सिफारिश करना। ये आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा, ये कार्य है ही नहीं राज्य वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग का कार्य होता है कि जिला स्तर की पंचायत, क्षेत्र स्तर की पंचायत और ग्राम स्तर की पंचायतों में राजस्व का बँटवारा कैसे हो, कितना हो, ठीक है? जिला, मध्यवर्ती और गाँव स्तर में। लेकिन राज्य वित्त आयोग का काम कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती होना, ये नहीं है। दूसरा पढ़ो, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार का उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग करना, बिल्कुल सही है। राज्य संचित निधि से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को धनराशि का आवंटन करना, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। चौथा नंबर, राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाना, ये भी सही है। ये तीनों सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा सही है। लेकिन ये जो पहला था ना, ये गलत है। तो आपसे कह रहा है कि आयोग का काम कौन-सा नहीं है, तो यही सही हो जाएगा पहला, ठीक है? हाँ, अब ज़रा इसमें देखो राज्य वित्त आयोग दिया है। तो राज्य वित्त आयोग से संबंधित मैंने आपको पढ़ाया था ग्राम पंचायत अधिकारी में। इसके प्रावधान मैंने पढ़ाए थे आपको। इन प्रावधानों को थोड़ा-सा रिवाइज़ करो और रिवाइज़ करने के उपरांत आप देखोगे कि एक बार आपके दिमाग से फिर चीज़ें फिसल चुकी थी राज्य वित्त आयोग से। देखो, राज्य वित्त आयोग, मैंने आपको क्या बताया था? इसके प्रावधान के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो राज्य वित्त आयोग होता है, इसके बारे में क्या हमारे संविधान में वर्णन है? बताओ भई। हाँ, संविधान में इसके बारे में वर्णन मिलता है। कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं? कौन-कौन से भाग हैं? संविधान का एक भाग है, भाग
9 और भाग 9 का एक अनुच्छेद है 243 का आई। यहाँ पर राज्य वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है। फिर एक भाग और याद रखो, संविधान का भाग 9 का इसका भी आपको एक आर्टिकल याद रखना है 243 का वाई। ठीक है, ये नगर पालिका वाला भाग है और ये है पंचायती राज वाला भाग, गांव पंचायत वाला। तो गांव पंचायत में किस आर्टिकल में है राज्य वित्त आयोग की व्याख्या? 243 का आई में। और अगर हम नगर पालिका की बात करें तो 243 का वाई है। यहाँ तक क्लियर हो? तो संविधान में यहाँ पर इसका वर्णन है राज्य वित्त आयोग का। अब जरा मुझे बताओ, क्या इसका वर्णन अधिनियम 1947 में भी है? तो मेरा आशय ये है, अधिनियम 1947 मैंने जैसे ही कहा आपको समझ जाना चाहिए, मैं संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की बात कर रहा हूँ। तो राज्य वित्त आयोग का क्या यहाँ भी वर्णन मिलता है हमें? बिल्कुल मिलता है। तो बताओ धारा कौन सी है? धारा है 32 का। ठीक है। क्या कहा गया है यहाँ? यहाँ कहा यह गया है कि राज्यपाल प्रति 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का गठन करेगा। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये जब वित्त आयोग का गठन हो जाएगा तो इसका काम क्या होगा? कार्य क्या होता है वित्त आयोग का? तो ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में वित्तीय स्थिति वित्तीय स्थिति का अवलोकन करना। अवलोकन करना, ये इसका काम होता है मुख्यतया। ठीक है। अच्छा, एक धारा आप लगे हाथों और याद रखोगे, इसी अधिनियम की धारा है। धारा है 32 का दूसरा। ये क्या कहता है? ये कहता है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। ठीक, ये दोनों धाराएं आप याद रखोगे। संविधान में इसका वर्णन कहाँ है वित्त आयोग का? तो ये आपको दोनों आर्टिकल्स याद रखने हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में कौन सी धाराओं में राज्य वित्त आयोग का वर्णन है, तो आप बताओगे धारा 32 का। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए मुझे कहाँ पर या किस धारा में वर्णन है कि राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे, तो आप बताओगे 32 का दूसरा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि सामान्यतः कितने दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण होना आवश्यक है? तो कितने दिनों के भीतर होना आवश्यक है? तो आप मुझे बताओगे 21 दिनों के भीतर। दरअसल नियमों के मुताबिक 21 दिनों के भीतर भीतर जन्म मृत्यु का पंजीकरण कराना होता है। ठीक है, जन्म मृत्यु का अगर पंजीकरण कराना है तो 21 दिन में आप करा लीजिए। अगर इससे लेट हो गए तो क्या होगा? आओ जरा समझते हैं। अगर इससे लेट हो गए तो क्या होगा? देखो, मैं इंक बदल लेता हूं ताकि आप ठीक ठाक तरीके से देख पाए, है ना? हाँ, देखो, सपोज करो ये कोई व्यक्ति है। व्यक्ति नहीं है, ये कोई शिशु है जिसका जन्म हुआ और ये कोई व्यक्ति है, ये खत्म हो गया। ठीक, इसकी हो गई मृत्यु। बात समझना। अब ये क्या करेगा? ये नहीं, मतलब इसके इसके परिवार वाले, इसके परिवार वाले क्या करेंगे? भाई जिसका जन्म हुआ और एक बंदा है जिसकी मृत्यु हो गई, तो परिवार वाले करेंगे ये कि ये इनके पास 21 दिन है, 21 डेज। 21 दिनों के अंदर-अंदर ये जाएँगे रजिस्ट्रार कार्यालय। ठीक है? कार्यालय, पहुँचे रजिस्ट्रार कार्यालय। अब 21 दिनों के अंदर-अंदर की बात हो रही है। तो ये जिसका जन्म हुआ है उसके लिए प्रपत्र 1 मिलेगा इनको। जन्म प्रपत्र 1 यानी जन्म सूचना प्रपत्र होता है। और जो मृत्यु हुई है उसके लिए मिलेगा प्रपत्र 2। इन प्रपत्रों को ये भरेंगे, इन प्रपत्रों को ये भरेंगे और फिर इन्हें जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र इनको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। निःशुल्क मिलेगा। यहां तक बात समझ पाए? सपोज करो कोई बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, तो बच्चे का अगर जन्म होगा तो फिर इनके परिवार वाले, इस बच्चे के परिवार वाले प्रपत्र संख्या 1 भरेंगे।
ये प्रपत्र संख्या क्या कहता है? जन्म सूचना प्रपत्र है ये, ठीक? इसे भरेंगे और जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। अगर मृत्यु हुई है, तो फिर 21 दिनों के अंदर-अंदर रजिस्ट्रार कार्यालय पहुँचेंगे और प्रपत्र संख्या 2 भर के मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे और ये उस समय निःशुल्क हो रहा होगा, ठीक? लेकिन अब एक समस्या खड़ी हो जाती है। सपोज़ करो यही कंडीशन यहाँ पर आई, जन्म हुआ, मृत्यु हुई किसी की, ठीक? अब ऐसी स्थिति में परिवार वाले 21 दिनों के बाद पहुँचते हैं, लेट हो गए। तो अगर परिवार वाले 21 दिनों के पश्चात पहुँचेंगे, 21 दिनों के बाद लेकिन 30 दिनों के पहले, ठीक? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्रपत्र संख्या 1 और 2 वही भरेंगे और भरने के बाद क्या होगा? अब इनको शुल्क देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं विलंब शुल्क। लगभग ₹2 के आस-पास विलंब शुल्क लगता है, ठीक है? और वहीं अगर 30 ये कंडीशन होने में अगर लेट हो जाएँ 30 दिनों से ज़्यादा, 30 डेज़ से ज़्यादा, 1 साल तक, तो फिर इनको विलंब शुल्क और ज़्यादा देना पड़ता है, लगभग ₹5 के आस-पास देना पड़ता है। तो ये दोनों कंडीशन आप मत याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं। आप केवल इतनी बात याद रखो कि जन्म, मृत्यु के उपरांत पंजीकरण कितने दिनों के अंदर-अंदर कराना अनिवार्य है। तो हमेशा याद रखो 21 दिनों में आपको करा लेना चाहिए, ठीक है? अब ये मैं प्रपत्र की बात यहाँ पर कर रहा था, तो प्रपत्र ज़रा देख लो, प्रपत्र संख्या 1 क्या है इसमें? इसमें है जन्म सूचना के बारे में या इसे जन्म सूचना प्रपत्र कहा जाता है, ठीक? प्रपत्र 2 में क्या है? इसे कहा जाता है मृत्यु अ, सूचना प्रपत्र। अच्छा मैं जन्म सूचना प्रपत्र की अगर केवल बात करूँ, 1 मिनट समझो। मैं यहाँ पर आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये जो प्रपत्र दिए हैं, मैं आपसे केवल और केवल जन्म प्रपत्र की बात करूँ तो कौन-कौन से हैं पता है? ऐसे-ऐसे समझो यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ मैं। देखो, जन्म से संबंधित जन्म से संबंधित प्रपत्र, आप ऐसे याद किया करो तो आसानी रहेगी याद करने में। आपने पूरे प्रपत्र उठाए और इसके बाद रटना शुरू कर दिया जन्म मृत्यु मृत जन्म प्रपत्र तो वो फिर आप भूलने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक जगह लिखो जितने भी जन्म हुए हैं उनके प्रपत्रों की संख्या क्या है? एक जगह लिख लो। फिर आप लिख लो जितने भी मृत्यु हुए हैं, मृत्युओं के प्रपत्र की संख्या क्या है? फिर उसको एक कोड बना के याद कर लो। जैसे मैं एक एक रफ आइडिया आपको देता हूँ, ठीक है? आओ समझते हैं। जितने भी जन्म हुए हैं उनसे संबंधित प्रपत्र, जैसे प्रपत्र संख्या 1 क्या है? जन्म सूचना प्रपत्र, ठीक? फिर मैंने कहा प्रपत्र संख्या अ, प्रपत्र संख्या 1 हो गया, इसके बाद जन्म कहाँ पर होगा? 5 पर, ठीक? इसमें क्या है? जन्म प्रमाण पत्र, फिर इसके बाद एक है प्रपत्र संख्या 7 इसमें क्या है? जन्म रजिस्टर, बात समझ पा रहे हो? फिर एक है प्रपत्र संख्या 11 इसमें क्या है? जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश, जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश, बात समझ गए? फिर से समझो। प्रपत्र संख्या 1 जन्म सूचना प्रपत्र है। 5वें में क्या है? जन्म प्रमाण पत्र, फिर जन्म रजिस्टर है 7वें में। इसके बाद जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश है 11 में। अब इसका आप एक कोड बना लो। 15711 15711 यानी 15711 ये कोड हो गया। यानी जितने भी जन्म से संबंधित प्रपत्र हैं, उनका कोड क्या है? उनका कोड है 15711 यानी 15711। तो ऐसे अगर आप कोड बना के याद करोगे तो ऑप्शन में हो सकता है आपको याद रहे या ना रहे, तो मृत्यु के एक कोड बना लिए, ठीक है? तो आप ऑप्शन में नेग्लेक्ट कर पाओगे ऑप्शंस को, एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शंस को, ठीक है? हालाँकि आप रट सकते हो, तो फिर आप रट ही लो, ठीक है? हालाँकि चीज़ें बहुत हैं, धाराएँ भी बहुत सारी याद करनी पड़ती हैं आपको। तो ख़ैर ऐसे आप कर सकते हो, यहाँ तक आप ऑप्शन तक पहुँचने का एक अच्छा रास्ता है ये। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो चौथा, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने 2024-25 के बजटीय भाषण के दौरान में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर को लक्षित किया है? तो याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में इन्होंने 5.1% विकास दर को लक्षित किया है। ठीक है? ये अभी हाल ही की खबर है और गाँव से संबंधित है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है, तो आप याद रखिए इसको। नेक्स्ट देखो, ग्राम सभा की बैठकों में किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन रखता है?
तो अ, ग्राम सभा की बैठकों में किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन रखता है? ये रखता है ग्राम पंचायत अधिकारी, वीपीओ आप लोग रखोगे, ठीक है? वीपीओ के और भी कई सारे काम होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की जो समितियाँ होती हैं, समितियों की बैठक की कार्यवाही का विवरण यही रखता है, ठीक है? हाँ, और ये जो समितियों की बैठक होती है, जो इसकी रिपोर्ट कार्ड वो बनाता है, फिर वो समितियों के पटल पर रखता है। ग्राम पंचायत का वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में तैयार करना इसका काम होता है। तो कई सारे काम हैं। शायद मैंने आपको कराया हुआ है ये ग्राम पंचायत के अधिकारी के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कार्य हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत बजट 2024-25 में कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की है योजना खेत सुरक्षा योजना। तो इसमें कितना रुपया आवंटित किया गया है? याद रखिएगा 50 करोड़ रुपए। ठीक है? ये योजना है क्या? आओ समझते हैं इसको। देखो, योजना कौन-सी थी? योजना थी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। इस योजना को पढ़ के आपको लग रहा होगा कि खेतों की सुरक्षा की जाएगी, किससे? आवारा पशुओं से, ठीक है? उन्हीं से आजकल दिक्कत होती है। तो याद रखिएगा, आवारा पशुओं से खेतों में खेतों में फसलों को नुकसान से बचाना, नुकसान से बचाना, इसका ये लक्ष्य है। अच्छा, इसमें किया क्या जाएगा? सपोज़ करो ये अपना एक खेत है, तो सरकार कहती है, ये आपका है खेत, इसमें अंदर आपके फसल उगी है, ठीक? बात समझना। अब मवेशी कोई आया, ये आ रहा है और ये चरेगा, ठीक है? सपोज़ करो ये कोई मवेशी है और ये हाँ, पूरा का पूरा आपका खेत डैमेज कर देगा। तो सरकार कहती है कि मैंने ये योजना शुरू की है, तो आप इस योजना का लाभ ऐसे ले सकते हो कि जो आपका खेत है ना, इस खेत के चारों तरफ आप एक बाड़ लगा सकते हो, ठीक? इस खेत के चारों तरफ आप काँटे वाली बाड़ मत लगाइए, लोहे वाली बाड़ मत लगाइए क्योंकि जानवरों के पैर-वैर कट जाते हैं, तो काफ़ी तकलीफ होती है। तो ऐसी स्थिति में आप एक बाड़ लगाइए, ये बाड़ होगी सोलर बाड़, ठीक? ये जो बाड़ होगी, उसे कहा जाएगा सोलर बाड़। ये जब बाढ़ लगेगी तो सरकार कहती है कि इसमें होगा क्या? सरकार कहती है इस बाढ़ में सोलर चूँकि बाढ़ होगी तो इस बाढ़ में 12 वोल्ट का करंट दौड़ेगा। अब जैसे ही जानवर इसके पास आएगा 12 वोल्ट का झटका लगेगा तो जानवर अंदर नहीं घुसेगा, ये भाग खड़ा होगा यहीं से वो वापस हो जाएगा। तो आपकी फसल बची रहेगी और चूँकि आप जब लोहे के तार लगाते हो तो इनकी पैरों में कट जाते हैं, फिर इसके बाद जानवर मर जाता है, तो इनसे भी इनकी रक्षा होगी। ठीक है? तो फिर किसान कहता है कि ऐसे कैसे? मतलब 12 वोल्ट का हम सोलर बाड़ खरीदेंगे तो फिर हमें तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा। तो सरकार कहती है कि नहीं, हम फिर सब्सिडी देंगे। जब आप ये इस तरह की बाड़ खरीदेंगे, तो उसमें हम सब्सिडी देंगे। क्या है वो प्रावधान? आओ ज़रा समझते हैं। सरकार कहती है कि जो छोटे और सीमांत कृषक हैं, सीमांत कृषक या किसानों को, ठीक? छोटे और सीमांत की बात हो रही है। छोटे और सीमांत किसानों को 60% कुल लागत का 60% या फिर 1.43 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर इनको अनुदान दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए? तो ये टर्म आप याद रखो। अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए कि कितने प्रतिशत सरकार अनुदान देगी इस योजना के तहत, तो आप बताओगे 60%। अगर आपसे पूछा जाए कितना रुपया अनुदान देगी, तो आप बताओगे 1.43 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। और अगर आपसे पूछे सोलर बाढ़ में कितना वोल्ट का झटका लगेगा, हालाँकि इस तरह के क्वेश्चन्स नहीं पूछे जाएँगे। हाँ, ये है कि कथन बना के पूछ सकता है। पहला स्टेटमेंट दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा। फिर कहेगा उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ठीक है? तो उसमें कथन में ये वाक्य डाल सकता है। तो ध्यान रखिएगा। अब एक एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये कौन-सा विभाग इसको रन करा रहा है? तो विभाग का नाम आप याद रखोगे, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग हाँ योजना का जो प्रारूप बनाया है, वो उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने बनाया है। तो ठीक है, ये सारी बातें आपकी हो गई। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। यह विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थापित किया जाएगा? ये जो विश्वविद्यालय है, ये किस जनपद में स्थापित किया जाएगा? याद रखो कुशीनगर में, ठीक है? अभी 2024-25 की ही बात है, बजट में
इसको बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स है, तो आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स में भी कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने की दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से शुरू की गई है। इसे किस वर्ष तक संचालित की जाएगी? ये पूछ रहा है। तो ये 5 सालों के लिए शुरू करी गई है, 2025 तक इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक? 2025 तक। अच्छा, एक बात समझो, ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी अगर हम आपसे पूछें शुरुआत कब हुई, तो आप बताओगे 10 सितंबर 2020। ठीक? और इसका कार्यान्वयन कब तक होगा? कार्यान्वयन 2020 से लेकर 2025 तक के लिए कहा गया है, कार्यान्वयन होगा। अब इसी की तर्ज पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आओ इसको समझते हैं। तो इसका नाम है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2022-2023 से अनाउंस की गई थी और 2022-23 से अनाउंस की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है ग्राम सभा के, ग्राम सभा से संबंधित है इसलिए आप याद भी रखोगे इसको। ग्राम सभा के पट्टे पर आवंटित तालाबों पर परियोजना। तो ग्राम सभा के पट्टे पर, ग्राम सभा के जो तालाब होते हैं इनको पट्टे पर उठा दिया जाता है ताकि मत्स्य पालन हो सके। तो उसी से संबंधित कुछ ये योजना है। दरअसल इस योजना के अंतर्गत 2 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत 2 अन्य परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला याद रखिएगा आप, कौन-सी है? तो ध्यान रखो, ग्राम सभा के तालाबों में मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए प्रथम वर्ष में निवेश, इससे संबंधित योजना है। पहले वर्ष किसको कितनी राशि आवंटित की जाएगी, तो इन सभी सर्कमस्टांसेस, इन सभी जो बिंदु हैं इसमें दिए गए हैं। और जो दूसरा है, जो दूसरी परियोजना है वो है मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए बीज बैंक की स्थापना, बीज बैंक की स्थापना। ठीक, ये दोनों ही बातें आप याद रखें। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जरा एक बात समझो, ये जो दोनों परियोजनाएं हैं, इन दोनों परियोजनाओं में राज्य सरकार की तरफ से कितना अनुदान दिया जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इसको एक नए फ्रेश पेज से समझते हैं। देखो, ये जो 2 परियोजनाएँ थीं, सबसे पहली कौन-सी परियोजना थी? मत्स्य पालन के लिए प्रथम वर्ष निवेश, और दूसरी परियोजना थी मत्स्य पालन के लिए बीज बैंक की स्थापना करना। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों ही परियोजनाओं में, दोनों ही परियोजनाओं में समस्त वर्गों, समस्त वर्गों से मेरा आशय है एससी, एसटी वगैरह, ठीक है? समस्त वर्गों को अधिकतम 2 हेक्टेयर, याद रखिए ये यूनिट याद रखो, 2 हेक्टेयर तक परियोजना लागत का 40% अनुदान मिलेगा। ठीक? 2 हेक्टेयर तक परियोजना में जितनी भी लागत आ रही होगी, उस लागत का केवल और केवल 40% अनुदान मिलेगा। ठीक है? अब आप जैसे यहां से समझो, परियोजना की कुल लागत इकाई, परियोजना की कुल लागत इकाई 4 लाख रुपए है प्रति हेक्टेयर। 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। ठीक है? सपोज करो परियोजना की कुल लागत इकाई कितनी है? 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर।
तो अब यहाँ से सरकार अनुदान कितना देगी? देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इन दोनों ही जो दोनों परियोजनाएँ थी, उनमें जो अधिकतम अनुदान लागत होगी वो 40% सरकार देगी। मैंने कहा कि परियोजना की कुल लागत है 4 लाख रुपए, ठीक? अब ऐसी स्थिति में इसमें सरकार कितना अनुदान देगी? तो सरकार अनुदान देगी 40%। तो 4 लाख का 40% क्या होगा? 1.6 लाख रुपए। इतना सरकार अनुदान देती है। ये राशि याद रखोगे आप। अच्छा, सरकार ने अनुदान दे दिया, तो फिर अब जो व्यक्ति परियोजना को इम्प्लीमेंट कर रहा है, कुछ अपनी तरफ से खर्चा कर रहा है 4 लाख रुपए में, 1.6 लाख तो सरकार ने दे दिए। तो व्यक्ति कितना खर्च करेगा? व्यक्ति खर्च करेगा 60%। 60% से मेरा सीधा-सा आंसर है 2.4 लाख रुपए। 2.4 लाख रुपए जो होगा, वो होगा लाभार्थी अंश। ठीक है? तो एक तरह से यहाँ से एक नया प्रश्न बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये अनुदान की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। सरकार राज्य अनुदान कितना दे रही है? 40% या रुपयों में पूछे तो आप बताओगे 1.6 लाख रुपए और लाभार्थी कितना इन्वेस्ट करेगा? 60%, यानी अगर रुपयों में पूछा जाए तो 2.4 लाख रुपए। अब यहाँ से एक शानदार प्रश्न बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन ये बनता है कि इस योजना से जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में राज्य और लाभार्थी का अंशदान कितना होगा? यही बातें आपको याद रखनी है। 40:60। ठीक? अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आ जाएँ और आपने अगर ठीक-ठीक तरीके से ना पढ़ा हो तो आप 60-40 ही मारोगे, क्योंकि आपके दिमाग में यही आएगा कि राज्य तो ज़्यादा ही देगा ना, लेकिन राज्य केवल और केवल इस योजना में 40% अनुदान दे रहा है और लाभार्थी अपनी तरफ से 60% उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है? तो राज्य और लाभार्थी का अंश कितना हो गया? 40:60 का। ये इम्पोर्टेंट है, आप ये बात गाँठ बाँध लीजिए। ठीक है? हाँ, और एक चीज़ और है, ये जो पट्टे पर ग्राम सभा के तालाब दिए जाएँगे, पट्टे की जो मैक्सिमम अवधि सॉरी न्यूनतम जो अवधि होती है, वो लगभग 4 साल होती है। तो हालाँकि ये सब बातें आप मत ध्यान रखिए, इसको आप याद रखिए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9वाँ कह रहा है कि रबी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रहा है? कितना निर्धारित किया गया है? तो याद रखिएगा ये न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2125 है। ठीक है? ₹2125 प्रति क्विंटल। 10वां कह रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कितने लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए? ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के बजट 23-24 में जो 24-25 का बजट आया है, 2024-25 का, उसमें वित्त मंत्री जी जो हमारे हैं शाहजहांपुर से, वित्त मंत्री जी शाहजहांपुर से कौन है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर बताइए। तो वित्त मंत्री जी ने इसकी जानकारी दी है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कितने लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस वितरण किया गया है, बताइए? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 56 लाख, ठीक है? यही सही है। मुझे इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। हमारे जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? ठीक है। अब ज़रा इसमें एक योजना दी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित कई सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आओ ज़रा इसको समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका संबंध अपने उत्तर प्रदेश से है, इसलिए आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में इस योजना की जो शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? ये पूछ सकता है आपसे। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी, 2016 में हुई थी, ठीक? और कहाँ से इसको शुरू किया गया था? तो अपने बलिया से। बात समझ पा रहे हो? फिर इसके बाद 2021 में यही जो योजना थी, उज्ज्वला 2.0 के नाम से शुरू हुई। उज्ज्वला, यही योजना उज्ज्वला 2.0 के नाम से शुरू हुई और ये 2021 में शुरू हुई थी। ये कहाँ से शुरू हुई थी? अगर आपसे ये पूछे तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश के ही महोबा से, ठीक है? बलिया से शुरू सबसे पहली बार, अब महोबा से शुरू दूसरी बार। क्लियर है यहाँ तक? ये जो उज्ज्वला योजना है इसे कौन-सा मंत्रालय सुधार मंत्रालय चला रहा है, संचालित कर रहा है या किस मंत्रालय के अधीन है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम पेट्रोलियम और
प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अब यहाँ से आपके एग्ज़ाम में करंट से क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। तो करंट एस्पेक्ट इस योजना के संबंध में क्या कहता है? अभी-अभी मार्च 2024 में पीआईबी की रिपोर्ट आई है। उसके फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस योजना के अंतर्गत। क्या-क्या है, क्या-क्या नए-नए फैक्ट्स आए हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रति वर्ष 12 रिफिल तक ₹300 प्रति सिलेंडर। ये सिलेंडर छोटा वाला है या बड़ा वाला? ये है 14.2 किलोग्राम वाला, ठीक है? तो ख़ैर ये सारी बातें आप छोड़ो। 2 रिफिल तक ₹300 प्रति सिलेंडर की दर से सब्सिडी सब्सिडी 2024-25 के अंत तक बढ़ा दी है। अंत तक बढ़ा दी है। तो अब ये जो ₹300 की सब्सिडी मिल रही है, वो कब तक मिलेगी? 2024-25 तक और कितनी? 12 रिफिल तक, ठीक है? याद रखिएगा 12 रिफिल तक ₹300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी 2024-25 के अंत तक बढ़ा दी गई है। वहीं अगर हम सब्सिडी की ही बात कर लें, इस योजना में सब्सिडी कितनी दी जा रही है? तो याद रखिएगा जो 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर है, उसमें लगभग ₹1150 सब्सिडी दी जाती है और 14.2 किलोग्राम वाला जो सिलेंडर है, उसमें लगभग ₹1600 सब्सिडी अ अ, सिलेंडर कनेक्शन के लिए लगभग ₹1600 सब्सिडी प्रदान की जाती है, ठीक है? तो आप ये करंट एस्पेक्ट याद रखो। 12 रिफिल तक कितने रुपया प्रति सिलेंडर की दर से सब्सिडी बढ़ाई गई है? ₹300 प्रति सिलेंडर की दर से और कब तक बढ़ा दी गई है? 2024-25 तक, ठीक है? वहीं आप उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात याद रखना चाहो, तो आप ये दोनों बातें याद रखो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 से बलिया से शुरू की गई थी और उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत हुई थी महोबा से। ठीक है यहाँ तक? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कह रहा है? प्रदेश में शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? ये बात कर रहा है 2024-2025 के बजट की। आपसे पूछा गया है कि ये जो योजना है, इस योजना के तहत बजट 2024-25 में कितना रुपया आवंटित किया गया है? बात ये है, ये उत्तर प्रदेश की योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो उत्तर प्रदेश की योजना इस योजना में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2024-25 में कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो आप बताओगे 1000 करोड़। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, 12 नंबर, टीसीपी आईपी के संबंध में टीएफटीपी का पूरा नाम क्या है? टीसीपी आईपी के संबंध में टीएफटीपी का पूरा नाम है टीएफटीपी। इसको कहा जाता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही सही है, ठीक है? अब चूंकि टीसीपी आईपी की बात आ गई है, तो टीसीपी आईपी जो है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। दो टीसीपी आईपी मशीनों के बीच फाइलों के आदान प्रदान के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। और अगर टीसीपी आईपी की कंबाइंड रूप से बात करें, तो मैंने आपको कंप्यूटर की क्लास में बताया है। आपने अगर नहीं देखा है वो, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन दोनों को कंबाइंड रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है, ठीक है? हाँ, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान रहा? उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश की एक योजना है, अभी हाल ही में शुरू की गई योजना है ये। योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एम युवा कहा जाता है इसे। के संबंध में कौन से कथन सही हैं, इनकी पहचान करो। एम युवा का पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये सही है। दूसरा कह रहा है, इसका लक्ष्य हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। तो ये भी सही है। इसका लक्ष्य क्या है? हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाए। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएँगे। ठीक? अब ये एम युवा है क्या?
आओ इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, एम युवा, क्या कहा गया इसे? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, 2024-25 में बजट में कितना रुपया एलोकेट किया गया है, धनराशि आवंटित की गई है? तो आप बताओगे 1000 करोड़ रुपए। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, हर साल, हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को, हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। ठीक है? ये दूसरी कंडीशन है। ध्यान दीजिएगा, एमयूआई यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का लक्ष्य क्या है? हर साल 1 लाख युवा उद्यमियों को चुना जाएगा, जिन्हें 5 लाख रुपए तक की अ, परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये जो योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, अगर आपसे पूछे ये कौन लागू कर रहा है, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और उद्यम, मैं क्या लिख रहा हूँ? मध्यम उद्यम होगा, है ना? एमएसएमई का पूरा नाम हिंदी में क्या होता है? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल सूक्ष्म लघु हो गया, मीडियम एंटरप्राइज यानी कि हाँ, मीडियम मतलब हो गया मध्यम उद्यम, मध्यम उद्यम, एमएसएमई यानी उत्तर प्रदेश के जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एमएसएमई डिपार्टमेंट है, ये उसके द्वारा लागू की गई है, के द्वारा ये योजना लागू की गई है। ठीक है? हाँ। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र होगा? सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, ये इस योजना का लाभ लेना चाहता है। तो सरकार कहती है ठीक है, हम तुम्हें लाभ तो दे देंगे, लेकिन तुम्हें कुछ शर्तें हमें दिखानी पड़ेंगी, कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। सरकार इससे कहती है कि तुम्हें सबसे पहले तो यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए। फिर सरकार इससे कहती है, ये लाभार्थी है, फिर सरकार इससे कहती है कि तुम्हारे पास किसी भी शैक्षणिक संस्थान से किसी भी शैक्षणिक संस्थान से डिग्री हो या डिप्लोमा हो, तो फिर हम तुम्हें इस योजना का लाभ दे सकते हैं। सबसे पहला यूपी का निवासी हो, शैक्षणिक संस्थान से डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब एक बात सबसे बड़ी बात समझो। सपोज़ करो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना से इसको लाभ मिल गया, इसने 5 लाख रुपए प्राप्त कर लिए, तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, नोट बना के लिखो, पहले ऋण के सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक भुगतान के बाद दूसरे ऋण का भी लाभ मिल सकता है, ठीक है? और इस बार 7.5 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकता है। आओ ज़रा समझते हैं। सपोज़ करो ये लाभार्थी था। इसको सरकार ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी ये क्राइटेरिया पूरी करो। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, डिग्री डिप्लोमा होगा आपके पास, हम तुम्हें 5 लाख रुपए का लोन दे देंगे। इस व्यक्ति ने क्या किया कि 5 लाख रुपए लोन प्राप्त कर लिए। फिर इसके बाद इसने कोई एस्टैब्लिश किया इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री चल चल पड़ी। ऐसी स्थिति में इसने सरकार को 5 लाख रुपए समय रहते वापस कर दिए। तो सरकार इससे खुश हो जाएगी और फिर कहेगी अच्छा अब आपको अगर कभी दोबारा मौका मिले, अगर आपको लगता हो कि दोबारा फिर से आपको ऋण की आवश्यकता है, तो हम आपको फिर से ऋण देंगे और दूसरी बार दूसरे ऋण का भी इसको लाभ प्राप्त हो सकता है। केवल एक बार ही नहीं, दूसरी बार भी, ठीक है? और दूसरी बार जब इसे लाभ प्रदान किया जाएगा तो लगभग 2.5 लाख रुपए बढ़ा के दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो पहली बार में 5 लाख मिला था, जब दूसरी बार में यही लाभार्थी अप्लाई करेगा लोन लेने के लिए, तो लगभग इसको 7.5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आपको इस योजना में क्या-क्या याद रखना है? सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये, 2024-25 में 1000 रुपए का आवंटन किया गया बजट में, ठीक है? इसमें ये याद रखो आप,
कितना रुपया आवंटन किया जाता है या लाभार्थी को कितना रुपया दिया जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है। आप 7.5 याद रखो या ना रखो, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आप इसे ये याद रखोगे, इस योजना को कौन चला रहा है? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को चला रहा है एमएसएमई उत्तर प्रदेश का। ठीक, बाकी सारी चीजें आपकी जानकारी के लिए है, आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने, इसको हटा देता हूँ। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अपनी 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति से वर्ष 2028 तक अगले 4 वर्षों के भीतर सालाना कितने मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिएगा, कितने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 10 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है? अब एक बात समझो यहाँ से, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संचालन में नोडल एजेंसी कौन-सी है? नोडल एजेंसी, तो आप बताओगे यूपी नेडा। ठीक है? यूपी नेडा नोडल एजेंसी है। और इस सब्सिडी कार्यक्रम में कितना रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है? तो लगभग-लगभग 50.4 बिलियन डॉलर। मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, ये गड़बड़ लिख दिया है। 50.4 50.4 बिलियन रुपए, इतना लगभग-लगभग इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ख़ैर आप ये बात याद, कौन-सी नोडल एजेंसी है और ये जो हरित हाइड्रोजन नीति है, इसमें लक्ष्य कितना रखा गया है, ये 2 बातें। ठीक? नेक्स्ट देखो, 16 नंबर, विगत वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश में पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान चलाए गए। फिर से समझो, बीते वर्ष यानी 2023 की बात हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान चलाया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर यह अभियान कब से कब तक चलाया गया है? तो याद रखिएगा आप इस बात को, 22 मई से लेकर 20 जून तक ये अभियान चलाया गया। ठीक है? अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि पीएम किसान ये क्या है भाई? पीएम किसान, आओ जरा समझते हैं। पीएम किसान, ठीक? इसको कहा जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये एक योजना है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना को केंद्र सरकार ने 2 फरवरी 2019 से शुरू किया। ठीक? इसमें होता क्या है? इसमें 6,000 रुपए प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में राशि दी जाती है। किस्तों में राशि दी जाती है। फिर से समझो, 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं, लेकिन कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में राशि दी जाती है। अच्छा, ये किस्त चूँकि 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जा रहे हैं, तो आप सबको पता होगा कितने रुपया दिए जाते होंगे हर 4 वर्ष में। तो फिर 6,000 रुपए दिए जाने हैं टोटल, तो 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें बन गई, है ना? तो हम कह सकते हैं कि 2-2 हज़ार रुपए प्रति 4 माह में डीबीटी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं किसानों को। फिर समझो, पीएम किसान में मैंने क्या बताया? पीएम किसान में मैंने बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसका पूरा नाम है। ठीक? 2 फरवरी 2019 से ये शुरू हुई। इस योजना में हो है क्या? इस योजना में दरअसल टोटल 6,000 रुपए दिए जाएँगे। ये टोटल लिखा है, 6,000 रुपए साल के। इतना रुपया किसानों को दिया जाएगा। लेकिन एक साथ नहीं दिए जाएँगे। 4 महीने बाद 2,000 रुपए, फिर 4 महीने बाद 2,000 रुपए, फिर 4 महीने बाद 2,000 रुपए। तो ऐसे करके अकाउंट में किसानों के डाला जाएगा। 4, 4, 8, 4, 12, 12 महीने टोटल 6,000 रुपए। ठीक? हाँ, नेक्स्ट देखो। अब इसी में नेक्स्ट नहीं देखना है आपको, इसी में आप एक बात समझो, दरअसल किसानों के लिए काफ़ी सारी समस्याएँ होती हैं, तो उन समस्याओं के निजात के लिए भारत सरकार ने एक चैटबॉट तैयार किया है। तो ये चैटबॉट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, इस चैटबॉट का नाम है किसान ई मित्र। ठीक? ये किसान ई मित्र क्या है? तो याद रखिए, ये दरअसल भारत सरकार ने इसे विकसित किया है। ठीक? इसे भारत सरकार ने विकसित किया है। तो ये है क्या किसान ई मित्र? ये दरअसल आवाज़ आधारित एआई चैटबॉट है।
एआई चैटबॉट है। ये काम क्या करता है? क्यों बनाया गया? किसानों को किसानों को वास्तविक समय में अपनी भाषा, प्रश्न पूछने और समाधान करने में सक्षम बनाता है। फिर से समझो। किसान ई-मित्र क्या है? ये आवाज़ आधारित एआई चैटबॉट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैटबॉट है, जिसे भारत सरकार ने विकसित किया है। क्या काम करेगा? किसानों को वास्तविक समय में अपनी भाषा में किसान प्रश्न पूछेंगे और उनका त्वरित समाधान करेगा ये चैटबॉट, ठीक है? अच्छा, ये जो किसान ई-मित्र चैटबॉट है, ये दरअसल 10 भाषाओं में उपलब्ध है। 10 भाषाओं में उपलब्ध है। ये 10 भाषाएँ कौन-कौन सी हैं? तो हैं अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, तमिल, बांग्ला, मलयालम, गुजराती, तेलुगु, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कौन है? पंजाबी हो गई? पंजाबी, पंजाब में किसान ज़्यादा है तो ज़्यादा संभावना है कि पंजाबी यहाँ पर होनी चाहिए और महाराष्ट्र मराठी, ठीक? तो ये 10 भाषाएँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन 10 भाषाओं में ये किसान ई-मित्र चैटबॉट उपलब्ध है। तो याद रखिएगा किसान ई-मित्र क्या है? एआई आधारित एक आवाज़ आधारित एक एआई चैटबॉट है, जो कि भारत सरकार ने विकसित किया है और तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है? आपको केवल और केवल इतना याद रखना है कि ये कितनी भाषाओं के लिए उपलब्ध है। ये भाषाएँ आप याद करो या ना रखो, ये मतलब मायने नहीं रखता है। ये 10 भाषाओं के लिए उपलब्ध है और ये किसान ई-मित्र एक एआई आधारित चैटबॉट है, ठीक? जो कि किसानों की समस्याएँ सुलझाता है। ये याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाओगे तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। आईएमएपी प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है। आईएमएपी क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आईएमएपी इसका पूरा नाम होता है, कंप्यूटर की भाषा है ये। कंप्यूटर की भाषा नहीं मतलब कंप्यूटर का एक प्रोटोकॉल है। इसको कहते हैं इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल दरअसल ईमेल सर्वर से जो टीसीपी आईपी होता है, टीसीपी आईपी के कनेक्शन के माध्यम से जो ईमेल की पुनः प्राप्ति होती है, उसके लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो आईएमएपी प्रोटोकॉल में उपयोग किसका किया जाता है या आईएमएपी प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है किसका? आंसर होगा ईमेल का, ठीक है? हाँ, और ये दरअसल ओएसआई मॉडल पर आधारित एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और ओएसआई का अगर हम आपसे नाम पूछें तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, ठीक है? याद रखिएगा इसको। आईएमएपी का पूरा नाम याद रखिए और ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, शब्द टीसीपी आईपी का अर्थ क्या होता है? टीसीपी आईपी आपने सबने पढ़ा होगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये तो ठीक है। आगे बढ़ो। इंटरनल नहीं है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यही सही है दूसरा। ठीक है? टीसीपी मैं इंक बदल देता हूँ। टीसीपी और आईपी। टीसीपी आईपी इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ठीक? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ये जो टीसीपी है आपका, दरअसल ये इंटरनेट का एक संचार प्रोटोकॉल है। ठीक है? ट्रांसमिशन यानी कि संचार प्रोटोकॉल। इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल इसे कहा जाता है। और टीसीपी आईपी काम कैसे करता है? अगर आपसे ये पूछा जाए टीसीपी काम कैसे करता है? तो याद रखिएगा टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट स्विचिंग तकनीक पर काम करता है। स्विचिंग तकनीक पर काम करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि टीसीपी किस तकनीक पर काम करता है? तो याद रखिएगा पैकेट स्विचिंग। अब इसमें एक बात समझो, मैं टीसीपी आईपी को थोड़ा-सा इलैबोरेट करना चाहता हूँ। इसमें थोड़ी 2-4 बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, मैं इंक बदल लूँ। टीसीपी देखो, जब होता क्या है, जब किसी सूचना या डेटा को जब किसी सूचना या डेटा को ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बने हैं, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन्स हैं।
जब किसी सूचना या डेटा को होता क्या है, किसी कंप्यूटर किसी कंप्यूटर या सर्वर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है। ध्यान दो, जब कोई सूचना या डेटा को किसी कंप्यूटर या सर्वर के द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है, तो यहां से काम शुरू होता है टीसीपी का। यहां टीसीपी क्या करता है? टीसीपी उस सूचना को छोटे-छोटे समूहों में बाँट देता है। छोटे-छोटे छोटे-छोटे समूहों में बाँटता है। ठीक? अब ये जो छोटे-छोटे समूह हैं, इन्हें कहा जाता है पैकेट। ठीक? यहां तक काम टीसीपी का हो गया। फिर से समझो, कोई सूचना या डेटा को कंप्यूटर सर्वर के द्वारा जैसे ही इंटरनेट पर भेजा जाता है, तो टीसीपी का काम क्या होता है? ये जो सूचना आई है, इसको छोटे-छोटे समूहों में बाँट देना और यही जो समूह होते हैं, उन्हें कहा जाता है पैकेट। ठीक? अब शुरू काम होता है आईपी का। फिर आईपी क्या करता है? आईपी दरअसल ये जो पैकेट होते हैं, इनको एक विशेष पता देता है। विशेष पता देना, इसीलिए इसको कहा जाता है आईपी एड्रेस, आपने सुना होगा। इसका काम होता है इन पैकेट्स को विशेष पता देना, एड्रेस देना और इनके गंतव्य तक पहुँचाने में मदद करना। ये काम होता है आईपी का। बात समझ गए? टीसीपी और आईपी और इसीलिए इन दोनों को मिला के कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ठीक? हाँ, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 18वें का सही उत्तर हो जाएगा दूसरे। देखो 19 कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम अर्थात नेटवर्क सुरक्षा तंत्र है जो पूर्व परिभाषित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग या आने वाले सुरक्षा और आउटगोइंग जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। क्वेश्चन फिर से समझो। क्वेश्चन में केवल इतना कहा गया है कि कंप्यूटिंग में मुझे बताओ इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन है जो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम को पूर्व परिभाषित सुरक्षा नियमों से संबंधित है। तो इसमें है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? दरअसल ये एक डिवाइस होता है। आप डिवाइस कहो या ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में होता है फायरवॉल। ठीक है? फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में पाया जाता है, दोनों रूप में हो सकता है। तो फायरवॉल होता क्या है? दरअसल ये एक डिवाइस होती है, जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है। वही आपसे दिया गया है, सुरक्षा नियमों को के आधार पर इनकमिंग यानी आने वाले, ठीक है? और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है, यही होता है फायरवॉल। ठीक? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो यह निर्दिष्ट करता है कंप्यूटर किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान-प्रदान करेंगे, वो कौन है? वो है एसएमटीपी, इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया ना? कुछ टर्म्स हैं जो आप ऑप्शंस में या क्वेश्चन में पकड़ के रखो, मेल आ गया, तो यहाँ पर एसएमटीपी होगा। इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? हाँ, तो इसका सही हो जाएगा पहले। नेक्स्ट देखो, वही क्वेश्चन शायद फिर से ये हुआ है रिपीट, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है, यहाँ पर कुछ दूसरा है। फायरवॉल से संबंधित कुछ बातें आपको ये लिखी गई हैं, उनमें फायरवॉल है एक, समझाना है आपको सही उत्तर इसमें से पकड़ना है आपको, ठीक है? देखो, फायरवॉल है एक, पहला ऑप्शन स्थापित नेटवर्क निष्पादित संदर्भ बिंदु है, गलत है। फायरवॉल मैंने क्या बताया था? सेफ्टी से संबंधित है ना? दूसरे में आओ नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम जिसका डिज़ाइन सरकारी नेटवर्क है, निजी नेटवर्क को विलग रखने के लिए किया जाता है, यही सही है। विषाणु है, गलत है। पूर्व निर्धारित गोपन कुंजी है, ये भी गलत है ना? मैंने नेटवर्क से सुरक्षा से संबंधित बताया था फायरवॉल को। फायरवॉल एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकती है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 2 पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो ये बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। दरअसल प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके द्वारा संचार की संपूर्ण कार्यप्रणाली संचालित होती है। ध्यान रखिएगा। ये जो प्रोटोकॉल होता है, ये एक दरअसल इसे कहते हैं सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समुच्चय, जो 2 डिवाइसों को सफलतापूर्वक जोड़ने एवं आंकड़ा प्रेषित करने में सहायता करता है। ठीक है? तो इसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23 4G नेटवर्क प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन-सा वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन-सा वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है, बता सकते हो? इसमें किया जाता है एलटीई। एलटीई का पूरा नाम क्या है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन
लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन याद रखिएगा। 4G नेटवर्क प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है? LTE। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है जो सबसे पुरानी है? कौन है? ये है ARPANET। ARPANET से आप यहाँ पर देखो, ARPANET में कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप समझो, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो, ARPANET, ARPANET, ठीक। इसका एक तो आपसे पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एजेंसी नेटवर्क, ARPANET, ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, NET से नेटवर्क हो गया, ठीक। ये क्या है? ये दुनिया का पहला नेटवर्क है। ये दुनिया का है पहला नेटवर्क। अच्छा, इसका विकास किसने किया? आपसे ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग ने किया, ठीक। कब किया? 1968-69 में किया, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1989 में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेट को आम जनता के लिए कब खोला गया था? तो याद रखिएगा, 1989। इस साल इंटरनेट को आम जनता के लिए खोला गया। इंटरनेट को आम जनता के लिए खोला गया। वहीं अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में आप याद रखो, 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई, प्रारंभ की गई, ठीक। याद रखिएगा ये सारी बातें। ARPANET क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दुनिया का पहला नेटवर्क इसे कहा जाता है। इसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1969 में किया था। 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोला गया था और भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 में, 15 अगस्त 1995 में। ठीक है यहाँ तक? हाँ, नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसी में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप मुझे शायद कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी देंगे। मैं आपसे ARPANET में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? बताओ। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। ऑप्शन देखो, ये फायरवॉल इसका आंसर होगा। मैं आपको शायद पीछे बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस। सुरक्षा प्रणाली, इस तरह के कीवर्ड्स आप पकड़ा करो, ठीक है? जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। तो ये कौन है? ये है फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकती है। ये फायरवॉल हार्डवेयर में भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर में भी, दोनों रूपों में ये पाया जाता है। क्लियर है बात? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? फायरवॉल, ठीक। नेक्स्ट देखो, 26, निम्नलिखित में से कौन सा है कथन जो सही है? परवा मृदा को पड़वा या पडुआ मृदा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की मृदा है ये, और इस मृदा में ज्वार खरीफ में होता है और रबी की फसल में चना होता है। ये फसलें उगाई जाती हैं। ये कह रहा है आपसे। तो कहीं हद तक ये दोनों कथन आपके सही है। आओ जरा इसको एक बार चेक करते हैं। इसमें एक बात समझो, ये जो मृदा है, हम्म, पड़वा मृदा, ठीक है, इसी को इसी को कहा जाता है परवा मृदा या फिर पडुआ मृदा, ठीक। कहाँ पाई जाती है ये? तो आप देखोगे, जो यमुना का तटीय क्षेत्र है, यमुना का जो तटीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाई जाती है। आमतौर पर ये हमीरपुर, जालौन जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है और यमुना के तटीय क्षेत्रों के आसपास ये मृदा पाई जाती है। अच्छा, इस मृदा की अगर हम बात करें तो ये हल्के लाल रंग की होती है, हल्के लाल रंग की बलुई मृदा है, ठीक है। और इसमें एक खास बात जो आपके लिखा था कि इसमें खरीफ में क्या होता है? खरीफ की फसल में ज्वार की खेती होती है और रबी की फसल में किसकी खेती होती है? चना की, ठीक है। ये यहाँ पर खेती होती है और इस मृदा में एक खास बात याद रखोगे आप, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस की कमी है, या आपसे बोल सकता है जैव तत्वों की कमी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो मृदा है, ये हमीरपुर, जालौन, यमुना के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन-सा नगर है जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है? बताओ भाई। लखनऊ ही नहीं, ये गंगा के किनारे है, ये भी है, ये भी है। लखनऊ किसके किनारे? ये है गोमती के किनारे, है ना? गोमती के। तो ज़रा गोमती से एक बात याद रखो, सपोज़ करो ये गोमती है और ये निकल रही है एक झील से। इस झील का नाम है फुलहर झील। कहाँ से? ये निकल रही है पीलीभीत से, ठीक? वरुण गांधी वाला क्षेत्र है ये, पीलीभीत। और ये कहाँ जाके रुक रही है? ये जाके रुक रही है गाजीपुर में। गाजीपुर के निकट एक स्थान है कैथी, यहाँ पर ये गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिलती है। और इसी में एक प्रमुख नदी है, जो जौनपुर में आके मिलती है इससे। गोमती नदी की सहायक नदी है, इसका नाम है सई नदी। काफ़ी बार पूछा गया है ये, सई नदी ये कहाँ पर मिलती है गोमती से? जौनपुर में, है ना? बात समझ पा रहे हो? अच्छा कुछ और नदियाँ हैं, आओ ज़रा सई नदी के बारे में समझ लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, सई नदी की कुछ बातें। सई नदी, ये जो सई नदी है, ये दरअसल हरदोई के भिजवान नामक स्थल से निकलती है, या इस यहीं पर एक झील है भिजवान झील, तो भिजवान झील से निकलती है। क्लियर है बात? और ये मिलती कहाँ है जाके? ये मिल जाती है गोमती में, जौनपुर में। अभी मैंने बताया था प्रमुख नदी इसकी जो गोमती है उसकी प्रमुख सहायक नदी सई है, जो जौनपुर में इससे मिल जाती है, गोमती से। कुछ आप जलप्रपात याद रखो उत्तर प्रदेश के। जलप्रपात, हालाँकि ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 जलप्रपात हैं जिन्हें आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे पूछे कि शबरी जलप्रपात कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है चित्रकूट में, ठीक है? इसके बाद जितने भी जलप्रपात हैं वो आँख बंद करके आप मिर्ज़ापुर टिक कर सकते हो ऑप्शन। जैसे मैं लिखूँ सिद्धनाथ दरी जलप्रपात, कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। मैं लिखूँ विंध्यम जलप्रपात, ठीक? मैं बताऊँ आपको लखनिया जलप्रपात या लखनिया दरी जलप्रपात, और इसके बाद चूना दरी जलप्रपात। तो एक याद रखो शबरी वाला ये है चित्रकूट में, और इसके बाद ये कहाँ पर है? ये है मिर्ज़ापुर में। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? उत्तर प्रदेश का कौन-सा क्षेत्र है जहाँ का तापमान सबसे कम रहता है? देखो, उत्तर प्रदेश में जब आप ऐसे जाओगे, ये है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, और जैसे-जैसे आप ऊपर जाओगे उत्तरी भाग में, तो वहाँ पर तापमान आपका गिरता हुआ मिलेगा। इसके कई कारण इसके कई कारण हैं, अभी हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। तो जो तराई क्षेत्र है, वहाँ पर शीत ऋतु में तापमान क्या सबसे कम रहता है? पूर्वी गंगा में क्या सबसे कम रहता है? पश्चिमी गंगा मैदान में या फिर मध्य गंगा मैदान में? आप बताओगे पश्चिमी गंगा मैदान में सबसे कम तापमान रहता है। ठीक है? आओ ज़रा समझते हैं इसको। इसको आप ऐसे समझो, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु, ठीक? तो सबसे पहले आप ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में जो शीत ऋतु है, वो कब से कब तक रहती है? तो आम तौर पर नवंबर से शुरू होती है और ये फरवरी तक रहती है, और इसी दरमियान जो जनवरी का महीना होता है, जनवरी का माह प्रदेश का सबसे ठंडा महीना होता है, ठीक? ठंडा माह है, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा एक बात समझो, दरअसल जो प्रदेश है अपना, प्रदेश में जो शीत ऋतु का तापमान है, शीत ऋतु का तापमान, उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे-जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएँगे, ठीक है? उत्तर की ओर जाएँगे, वैसे-वैसे हमें तापमान कम होता नज़र आएगा, ठीक? जैसे-जैसे आप दक्षिण से ऊपर की तरफ जाओगे, उत्तर की तरफ जाओगे, ये है दक्षिण और ये है उत्तर प्रदेश में उत्तरी क्षेत्र। तो आपको तापमान में वेरिएशन मिलेगा, यहाँ पर तापमान आपको मिलेगा अपेक्षाकृत अधिक, बहुत अधिक नहीं, यहाँ की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक, और यहाँ पर आपको तापमान मिलेगा थोड़ा-सा यहाँ की तुलना में अपेक्षाकृत कम, ठीक? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो उत्तर वाले क्षेत्र में आपको अपेक्षाकृत कम तापमान देखने को मिलेगा।
अब एक बात समझो, इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि जो उत्तर-पश्चिम जिले हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तर-पश्चिम जिले, यहाँ पर शीत ऋतु में औसत जो तापमान होता है, औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों से सबसे कम होता है। सबसे कम लगभग-लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बात समझ पा रहे हो? तो जो उत्तर-पश्चिमी जिले हैं ना उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर तापमान लगभग सबसे कम रहता है। इसके कई सारे कारण भी हैं। कारण क्या है? जैसे आप यहाँ पर आओ, उत्तर प्रदेश में जो ललितपुर, झांसी, महोबा वाला क्षेत्र है, ये आप देख रहे हो जो दक्षिणी पठारी इलाके वाले हैं, वो कर्क रेखा के ज़्यादा नज़दीक है। जैसे आप जब भारत का मैप देखोगे, ये सपोज़ करो ये भारत का मैप है, ठीक? और यहाँ से कर्क रेखा गुज़र रही है। तो उत्तर प्रदेश आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, ये वाला इलाका, ठीक? तो ये वाले जो क्षेत्र है ना, ये कर्क रेखा के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा और अपेक्षाकृत जैसे-जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, आपको तापमान कम नज़र आएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है कि उत्तर-पश्चिम जिलों में शीत ऋतु में ज़्यादा तापमान सॉरी कम तापमान होता है। इसका एक तो कारण ये है कि कर्क रेखा से दूरी, कर्क रेखा से दूरी, इस तरह के क्वेश्चन्स आपके कथन कारण में पूछ लिए जा सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? और दूसरा क्या है? दूसरा कारण ये है कि जैसे ये उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल पहले अपने में था, लेकिन फिर उत्तरांचल अपने से 13 जिले काट के उत्तराखंड बना दिया गया। तो उत्तरांचल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर जब बर्फबारी होती है, हिमाचल प्रदेश के आस-पास जब बर्फबारी होती है, तो वहाँ से ठंड बढ़ जाती है अपनी इधर। तो ये जो उत्तर-पश्चिम वाले जिले हैं, यहाँ पर ठंड बढ़ने का एक और कारण है। कारण क्या है? उत्तरांचल में उत्तरांचल में बर्फबारी से यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। ठीक है? क्लियर है बात? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा जो पश्चिमी गंगा के मैदान हैं, आओ ज़रा पीछे। जो पश्चिमी गंगा के मैदान हैं, यहाँ पर अपेक्षाकृत तापमान आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश का एक बाँध है, परीक्षा बाँध, ये किस नदी पर अवस्थित है? तो बताओ भई, उत्तर प्रदेश का एक बाँध है परीक्षा, ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे, ये जो परीक्षा बाँध है, ये बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है और कहाँ है? ये है झांसी में, ठीक है? और याद रखिएगा झांसी में तो है, ये किस एनएच के पास है? तो ये झांसी कानपुर राजमार्ग यानी कि एनएच 25 पर पड़ता है, एनएच 25 पर। अच्छा झांसी के ठीक नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो आपको एक जिला दिखेगा ललितपुर। ललितपुर में भी कई सारे डैम हैं, याद रखिएगा जैसे रोहिणी बाँध, ये कहाँ पर है? ललितपुर में है। किस नदी पर है? रोहिणी नदी पर। दूसरा गोविंद सागर, गोविंद सागर बाँध, ये किस नदी पर है? शहजाद नदी पर है। मैं गोविंद वल्लभ पंत की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना बिल्कुल भी, ठीक है? आप सोनभद्र मत चले जाना। मैं कह रहा हूँ गोविंद बाँध, मैं शहजाद नदी की बात कर रहा हूँ। ये ललितपुर में है, ठीक? एक है माता टीला बाँध, ये कहाँ पर है? ये है बेतवा नदी पर। एक है राजघाट बाँध, राजघाट बाँध, कहाँ पर है ये? किस नदी पर है? ये भी है बेतवा नदी पर। याद रखोगे आप ये सारी बातें? तो उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बाँध है, ये किस नदी पर है? मैंने क्या बताया आपको? बेतवा। कहाँ है ऑप्शन? हाँ, ये। ठीक? क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर ये कौन-सा था? 29 था? 29 में आपका आंसर क्या था? 29 में आंसर था बेतवा, ठीक है? अब आ जाओ 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएँ स्पर्श करती हैं? तो उत्तर प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाएँ स्पर्श करती हैं? सपोज़ करो, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है? उत्तर वाले क्षेत्र से आप ऐसे बढ़ते हुए नीचे की तरफ आके फिर उत्तर की तरफ चलो ज़रा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको मिलेगा, वो मिलेगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद जो यहाँ पर आपको मिलेगा, वो मिलेगा उत्तराखंड। फिर इसके बाद जो आपको ये वाला क्षेत्र मिलेगा, वो मिलेगा आपको नेपाल। यहाँ पर वाला क्षेत्र मिलेगा आपको बिहार। बिहार के बाद आपको मिलेगा झारखंड, झारखंड। इस जगह आपको एक मिलेगा छोटा-सा क्षेत्र छत्तीसगढ़।
जो सोनभद्र को स्पर्श कर रहा होगा। और ये वाला आपको बड़ा-सा क्षेत्र आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद आपको ये वाला क्षेत्र मिलेगा राजस्थान, यहाँ पर आपको एक क्षेत्र मिलेगा दिल्ली, और ये वाला जो आपको पूरा का पूरा क्षेत्र मिलेगा, ये मिलेगा हरियाणा। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? हरियाणा, ठीक है? अब ज़रा इनको आपको स्पर्श पूछा है राज्य, कितने राज्य स्पर्श कर रहे हैं? तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां, छठा, 7वां और 8वां। यानी आपके सही उत्तर क्या हो जाएँगे? 8 राज्य स्पर्श करते हैं, ठीक है? हाँ, तो याद रखिएगा 8 राज्य। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देश या देशों की सीमाएँ स्पर्श करती हैं? तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग में कौन से देश स्पर्श करते हैं इसको? तो ये करता है केवल नेपाल। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था। आओ एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो, मैंने ये बनाया उत्तर प्रदेश का डायरेक्शन सहित मैप, ठीक? उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो यहाँ सहारनपुर है, ये रहा आपका उत्तराखंड, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका नेपाल है। केवल एक ही देश टच करता है, नेपाल। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि नेपाल को कौन-कौन स्पर्श करता है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेपाल को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के सॉरी जिले, ठीक है? हाँ, जिले। कौन-कौन से हैं? ऊपर से ज़रा नीचे की तरफ उतरो, तो सबसे पहले आपको मिलेगा पीलीभीत। पीलीभीत के बाद आपको मिलेगा लखीमपुर खीरी, ठीक है? तीसरा, जब आप लखीमपुर से और नीचे की तरफ आओगे, पीलीभीत हुआ, लखीमपुर खीरी हुआ, और लखीमपुर खीरी से जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा बहराइच। और कौन-सा मिलेगा? श्रावस्ती मिलेगा। श्रावस्ती के अलावा कितने हो गए? 4। 5वां, श्रावस्ती से जब आप और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा बलरामपुर। बलरामपुर, और मिलेगा आपको सिद्धार्थनगर नगर। फिर आपको 7वां जो जिला मिलेगा वो मिलेगा महाराजगंज, ठीक है? तो टोटल 7 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा नेपाल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 32। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी ये कहाँ पाई जाती है? भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? आओ एक बार फिर इसी डायग्राम में समझते हैं। उत्तर प्रदेश का मैप बनाओ ऐसे करके, रफ आइडिया, ठीक है? यहाँ से ये वाली जो पट्टी है, ये वाली पट्टी, ये पट्टी आपकी है तराई क्षेत्र, भारी बारिश वाला इलाका। धान की खेती बहुत अच्छी होती है, और यहीं पर ऊपर पथरीला इलाका है, सबसे ऊपर। इसी को बोलते हैं भाबर। यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं आमतौर पर, और ये है तराई इसके नीचे। बात समझ पा रहे हो? और जब आप इधर की तरफ आओगे ना, दक्षिण की तरफ, तो जो ये वाला क्षेत्र है, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन वगैरह, ये वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है बुंदेलखंड। और जब आप इधर की तरफ आओगे, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, प्रयागराज की तरफ, जो बेलन घाटी वाला क्षेत्र है, ये है विंध्य क्षेत्र, ठीक है? और ये पूरा का पूरा मध्य गंगा का मैदान। तो ये वाला जो क्षेत्र है, कह रहा है कि भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? यमुना वाले क्षेत्र में तो है नहीं। ये कहाँ है? ये तराई वाले क्षेत्र में है, ठीक है? हाँ, याद रखिएगा इसको। आपका जो सही उत्तर होगा, वो हो जाएगा तराई। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर प्रदेश का पूर्व-पश्चिमी विस्तार कितना है? पूर्व-पश्चिमी विस्तार कितना है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो आप बताओगे 650 किलोमीटर। याद रखिए, ये सारी बातें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। और अगर आपसे पूछे राज्य की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है? तो आप बताओगे 240 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 650 किलोमीटर, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? तो यूपी के अक्षांश और देशांतर आपको पता होंगे। 23-52 से 30-28, और 77-30 से लेकर 84-39, ऐसे आप समझ लो। ये उत्तर प्रदेश है। 23-52 से लेकर
यहाँ पर 30-28 हो जाएगा और ये देशांतर है 70-30 से लेकर यहाँ पर हो जाएगा 84-39। तो आपका यही सही है, पहला वाला। ठीक है? ये पहला सही है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो फूलपुर तो नहीं है, कोल्डिहवा, करछना भी नहीं है, मेजा तहसील भी नहीं है, कोल्डिहवा सही है। इसका सही उत्तर कोल्डिहवा होगा। अब जरा एक बात समझो, ये जो कोल्डिहवा है, ये कैसा स्थल है? ऐसे समझो आप। पहली बात तो ये जो कोल्डिहवा है, ये है कहाँ पर? किस जिले में पड़ता है? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। तो आप बताओगे ये प्रयागराज में है। ठीक, कैसा स्थल है? नवपाषाणिक पुरा स्थल है, याद रखिएगा। ये नवपाषाणिक पुरा स्थल है। अब एक बात समझो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। कोल्डिहवा से संबंधित जितनी भी बातें अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं, उनको एक जगह आप कलेक्ट कर सकते हो। देखो, कोल्डिहवा प्रयागराज में है। इसका उत्खनन हुआ। तो उत्खनन में इसमें क्या-क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न होते हैं। सबसे पहली बात, ताम्र तथा लौहकालीन संस्कृति के अवशेष मिले। अवशेष प्राप्त हुए। ठीक, कोल्डिवा से ताम्र और लौहकालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। नवपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष तो मिले ही हैं, साथ ही साथ ताम्र और लौहकालीन संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। और क्या मिला कोल्डिवा से, जो कि प्रयागराज में है? तो ध्यान रखो, धान की खेती के प्रमाण मिले। के प्रमाण। ऐसा ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कभी धान की खेती होती होगी। ठीक है? और क्या मिला? यहाँ से एक बर्तन मिला है। ये साधारण बर्तन नहीं है, दरअसल यहाँ से एक ऐसा बर्तन मिला है जिसकी बाह्य दीवार पर बाह्य दीवार पर रस्सी की छाप है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? ठीक है? अब यहाँ से एक नोट बना के लिख लो, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नोट ये है कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। ये क्यों फेमस है? ये स्थान नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले यहाँ से। तो ये क्यों फेमस है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो किस मसले पर बनाए जाते हैं? दरअसल ये जो संत कबीर नगर जिला है, इस जिले के इस जिले के एक स्थान है, इस जिले में लहुरा देव। लहुरा देव नामक स्थान से आपसे ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे संत कबीर नगर में। ठीक? तो संत कबीर नगर के लहुरा देव नामक स्थान से यहाँ पर उत्खनन हुआ। तो उत्खनन में नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्थान से उत्खनन के फलस्वरूप नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्लियर बात? और सबसे खास बात लहुरा देव की, यहाँ से धान की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है? तो दोनों जगहें याद रखिए, यहाँ से भी धान की खेती के प्रमाण मिले हैं और लहुरा देव से भी धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 36। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल कितनी जनसंख्या, एक मिनट मैं गलत पढ़ गया क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनगणना देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत वहन करती है? ठीक, यही पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा लगभग जनगणना जो है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% वहन करती है। अब इसमें देखो, जनगणना 2011 में बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 2011 में जनगणना, ठीक? 2011 में जनगणना, सबसे पहली बात, प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, देश में देश की कुल आबादी का 16.5% लोग रहते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की आबादी देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 16.5। वहीं अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, ध्यान दीजिएगा, प्रदेश का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। केवल इतना, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है? अब ज़रा एक बात और याद रखो, 2001 से 2011 तक ये 10 साल हुए हैं। 1 से 11 तक 10 साल हो गए। तो 2001 से 2011 तक प्रदेश की अपने उत्तर प्रदेश की अ, या हम ऐसे लिख लें, प्रदेश की जनसंख्या जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी रही है? आपसे ये पूछिए अगर, तो कितना बताओगे? 2001 से 2011 तक अपने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी रही है? तो आप बताओगे 20.23%, ठीक है? 20.23%। अच्छा, अब एक फैक्ट याद रखो, फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला मुझे बताओ, आबादी वाला जिला उत्तर प्रदेश का, तो आप बताओगे प्रयागराज। मैं अगर कहूँ सबसे कम आबादी वाला जिला मुझे बताओ, तो आप बताओगे महोबा। मैं अगर आपसे कहूँ कि उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है? तो आप बताओगे 829। कुछ बातें हैं जो आपको एज़ इट इज़ रटी होनी चाहिए, ठीक है? ये ऊपर-ऊपर की बातें हैं, मैं अभी अंदर तो घुस ही नहीं रहा हूँ जनगणना में। जनगणना का वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। लेकिन ये कुछ उथली बातें हैं, जो आपको हर समय याद होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा, तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। ये कथन किसका है? हिंसा से संबंधित कथन है, ये अपने बापू हैं, गांधी जी, ठीक है? तो मैंने कई सारे आपको कथन करवा रखे हैं। पिछले आप जो वीडियोज़ हमारे देखोगे जिनमें मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, उस सीरीज़ को आप फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको मैंने कई सारे कथन करवाए हैं। तो ये कथन आप एक रजिस्टर में आप लिख सकते हो। रिवाइज़ करिए इनको बार-बार, चूँकि इन कथनों के 1 या 2 कथन, मैक्सिमम 1 ही पूछा जाएगा, 2 तो नहीं पूछे जाएँगे। कथन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। किस पंचायती राज समिति ने पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण इसे बिना जड़ की घास कहा है? क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है आपसे। कौन है ये? ये हैं जीवीके राव समिति, ठीक है? जीवीके राव समिति। आओ ज़रा समझते हैं। जीवीके राव समिति, ठीक? कब बनी? 1985। समितियों में मैंने अ, आपको समितियाँ बहुत डिटेल से करवाई हैं, ठीक है? तो समितियों का जो वीडियो है, वो भी आपकी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हो। तो आइए वापस जीवीके राव समिति में। जीवीके राव समिति 1985 में बनी थी। अच्छा, इसने कौन-कौन से सुझाव दिए थे? एक नज़र ज़रा डालो इनमें। सबसे पहले तो आप 2-3 फैक्ट याद रखो जीवीके राव समिति पर। कौन-कौन से हैं फैक्ट्स वो, जो अब आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं? अगर आपसे पूछे कि उस समिति का नाम बताओ, जो योजना आयोग के द्वारा गठित की गई थी, तो यही है जीवीके राव। योजना आयोग के द्वारा गठित समिति कौन-सी है? जीवीके राव। फिर बताओ मुझे, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के, या ऐसे लिख लो, गरीबी, क्या मैंने लिखा है? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए समीक्षा के लिए गठित समिति कौन-सी थी? तो आप बताओगे जीवीके राव समिति। दोनों बातें याद रखो। कब बनी थी? 1985 में। योजना आयोग के द्वारा गठित कौन समिति है? जीवीके राव समिति। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कौन-सी समिति बनाई गई थी? जीवीके राव समिति। और किस समिति ने सिफारिश की थी कि जिला विकास आयुक्त नामक पद का सृजन किया जाए? पद का सृजन किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, कौन-सी समिति है जिसने ये सुझाव दिया था कि जिला विकास आयुक्त नामक पद का सृजन किया जाए? वो है जीवीके राव। लेकिन जीवीके राव समिति को इसके द्वारा दी गई सिफारिशों को अमान्य कर दिया गया था, माना नहीं गया था। फिर इसके बाद ठीक 1 साल बाद वो समिति आएगी, लक्ष्मी, क्या नाम है इनका? मैं भूल रहा हूँ देखो। अरे, अभिषेक मनु सिंघवी से संबंधित है वो। हाँ, एलएम सिंघवी समिति, ठीक है?
तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, विजयनगर शासन में गाँव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? बड़ा शानदार क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्योंकि आपका जो वीपीओ का सिलेबस दिया है उसमें पंचायती राज का इतिहास भी एक टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, है ना? मुगल काल में पंचायती राज की क्या स्थिति थी? स्थानीय स्वशासन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंशिएंट काल में स्थानीय स्वशासन की क्या स्थिति थी? चोल साम्राज्य में क्या स्थिति थी? ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन की क्या स्थिति थी? ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। याद रखो, गाँव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? आप बताओगे नाडू-नाडू। नाटू-नाटू एक गाना था, ये नाडू-नाडू है। ठीक है? अब एक बात समझो यहाँ से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट पेज में प्रवेश करो और विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पे, ताकि आगे भी कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। देखो, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, समझो इसको ध्यान से। अगर आपसे पूछे गाँव की एक बड़ी जो राजनीतिक इकाई थी, विजयनगर साम्राज्य में गाँव की बड़ी राजनीतिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो आप बताओगे नाडू, ठीक? आप क्या बताओगे? नाडू, क्लियर है बात? और इस नाडू का जो अध्यक्ष था, उसे कहा जाता था नट्टनायक। ये कौन था नट्टनायक? ये नाडू का अध्यक्ष था, ठीक? बात समझते रहे ना? विजयनगर साम्राज्य में गाँव की सबसे बड़ी राजनैतिक इकाई क्या थी? नाडू। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? नट्टनायक। अब फिर से एक दूसरा पॉइंट लिखो, नाडू के सदस्यों को नाटवर कहा जाता था। ये शब्द भी आप याद रखो। नाडू के जो सदस्य नाडू के अध्यक्ष को नटनायक कहा जाता था और नाडू के जो सदस्य थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था नाटवर, ठीक है? एक विजयनगर साम्राज्य में एक व्यवस्था आपको देखने को मिलती है जब आप ग्राम प्रशासन पढ़ते हो। वो व्यवस्था है आयंगार व्यवस्था। तो जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे किसी भी किताब के या आपने ऑनलाइन कोई बैच लिया होगा, तो वहाँ हो सकता है आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हों, कि किस साम्राज्य में आयंगार व्यवस्था व्याप्त थी गाँव में। तो याद रखोगे ये विजयनगर साम्राज्य ही है। आयंगार व्यवस्था क्या है? आओ ज़रा चर्चा करते हैं इसकी। स्वतंत्र गाँव को संगठित करके ध्यान दो, मैं शब्द लिख रहा हूँ अभी मैं लिख दूँ इसके बाद समझाता हूँ। स्वतंत्र गाँव को संगठित करके या ऐसे लिखो, करने के लिए कोई एक गाँव स्वतंत्र है, उसको संगठित करने के लिए होता क्या था कि 12 शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। फिर से समझो, जो स्वतंत्र गाँव थे, उनको एक तरह से संगठित करने के लिए 12 शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। और ये जो 12 शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति थी, ये जो समूह था 12 शासकीय अधिकारियों का, इसी समूह को इसी समूह को आयंगार कहा जाता था। आयंगार कहा जाता था। यहाँ तक बात समझ पाए? फिर से समझो, आयंगार व्यवस्था क्या थी? गाँवों को जो स्वतंत्र गाँव थे, उनको संगठित करने के लिए एक मंडली नियुक्त की जाती थी अधिकारियों की, जो कि शासकीय अधिकारी होते थे, इनकी संख्या 12 होती थी और इन्हीं शासकीय अधिकारियों के इस समूह को आयंगार कहा जाता था और इस व्यवस्था को आयंगार व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है? और ये आयंगार व्यवस्था कहाँ से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। यहाँ तक क्लियर है? अब ज़रा कुछ पद हैं, जो विजयनगर साम्राज्य में हमें देखने को मिलते हैं। ये पद आपके ज़ुबान पर होने चाहिए। जैसे एक पद है, मैं पदों की बात कर रहा हूँ, विजयनगर साम्राज्य की ही बात कर रहा हूँ। विजयनगर साम्राज्य। हालाँकि मैंने शायद अभी ये हिस्ट्री वाला टॉपिक कराया नहीं है, स्थानीय स्वशासन का इतिहास, है ना? वहाँ पर मैं कराऊँगा तो और डिटेल में आपको बताऊँगा ये सारी बातें। इसमें एक पद होता था, इसका नाम है सेनते ओआ। विजयनगर साम्राज्य में सेनते ओआ नामक एक पद होता था या फिर इसी को कहा जाता था कर्णिंगडम। संस्कृत शब्द है, दरअसल मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप समझ जाओ। ये सेनते ओआ, ये एक पद होता था।
ये पद क्या करता था? इसका काम क्या था? इसका काम था गाँव की ज़मीन के क्रय, विक्रय संबंधी दस्तावेज तैयार करना, ठीक है? गाँव की जो ज़मीन होती थी, उसके क्रय-विक्रय संबंधी दस्तावेज तैयार करना। यहीं पर विजयनगर साम्राज्य में एक पद होता था तलर। ये क्या था? ये था गाँव का चौकीदार। याद रखिएगा, तलर कौन था? गाँव का चौकीदार। एक पद था बंगार निरीक्षक। ये क्या था? बंगार निरीक्षक था बलपूर्वक श्रम लेने वाला अधीक्षक, लेने वाला अधीक्षक। तो गाँव में बलपूर्वक जो श्रम नहीं देता था, पारिश्रमिक नहीं देता था या जो श्रम नहीं करता था, तो वो लठैतों के माध्यम से इनसे श्रम करवाता था। तो उसे कहा जाता था बंगार निरीक्षक। एक था पद निरक 1 मिनट, बड़े संस्कृत निष्ठ शब्द अंतर से ये निर्निक्कर ऐसे, ये एक पद था। ये क्या था? ये विजयनगर साम्राज्य में जो गाँव की सिंचाई व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था को देखना इसका काम था। सिंचाई व्यवस्था कैसी चल रही है ना? उसमें क्या-क्या सुधार आ सकते हैं, तो ये एक पद था निर्निक्कर, ये देखता था। और भी कई सारे पद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द एक पंचायती राज से संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो ऐतिहासिक परिदृश्य है, एंशिएंट काल में कौन-कौन से जो पॉइंट्स हैं, जो आपको याद रखने चाहिए और मध्यकालीन भारत में कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य में कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, उनका एक विस्तृत वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 40, विकेंद्रित राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन-सा सुनिश्चित करना है? तो विकेंद्रित राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है? विकास में लोगों को भागीदारी बनाना, बिल्कुल ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। राजनैतिक गणित, ये गलत है। वित्त संग्रहकर्ता, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा केवल होगा सही। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक का कोई भी सदस्य जिसकी अ, किसकी अनुमति के बिना लाइसेंस, पट्टा आदि वितरित करने का प्रयत्न नहीं करेगा। ठीक? फिर से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य, कोई भी किसकी अनुमति के बिना लाइसेंस या पट्टा आदि वितरित करने का प्रयत्न नहीं करेगा। कौन है ये? ये है कलेक्टर के बिना। कलेक्टर की अनुमति के बिना ये सब काम नहीं होगा और ये धारा 28 के ग में दिया गया है। धारा 28 का ग, ठीक है? कौन से अधिनियम में दिया गया है? 1947 में। 1947 के अधिनियम की धारा 28 के ग में, ठीक है? नेक्स्ट देखो, पंचायतों के किस चुनाव में मतदाताओं की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो बताओ भाई, 21 से घटा के 18 वर्ष कब की गई? चौथे पंचायत चुनाव में, 5वें पंचायत चुनाव में, 6वें या 7वें पंचायत चुनाव में? इसका सही उत्तर क्या होगा? पंचायत चुनाव की बात हो रही है तो 5वां आम चुनाव होगा, ठीक है? 5वां आम चुनाव। देखो ज़रा इसमें, देखो, एक पंचायतों के विकास का चरण है। मैंने आपको जो पंचायतों के आम चुनाव कब-कब हुए हैं, उनकी मैंने एक सीरीज़ आपको बताई है। आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जो पंचायतों के विकास का चौथा चरण है, ये कब से कब तक माना जाता है? पंचायतों के विकास का चौथा चरण 1972-73 से लेकर 1981-82 तक है, ठीक? इसी चरण के दौरान एक वर्ष आता है मार्च से जुलाई 1982। मार्च से जुलाई 1982 में ही हुए थे पंचायतों के या हम कहें ग्राम पंचायतों के, ग्राम पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन, ठीक है? 5वां सामान्य निर्वाचन और इसी सामान्य निर्वाचन में 5वें सामान्य निर्वाचन में क्या कहा गया था? कहा ये गया था कि जो मतदाताओं की आयु है, वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी जाएगी, ठीक? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सबको रटा होगा ये तो, है ना? 15 अगस्त 1949 को, ठीक?
अब जरा इसमें एक बात आप याद रखो, एक बात नहीं दरअसल कई सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो, इसका सही उत्तर क्या था? मैंने आपको क्या बताया है? 15 अगस्त 1949, ठीक है? अब इसमें देखो 2-4 बातें जो आपको एज़ इट इज़ याद होनी चाहिए सन सहित, वर्ष सहित। जैसे 1995 में क्या हुआ? मैंने हालाँकि पीछे इसी वीडियो में आपको पीछे बताया हुआ है कि 1995 में क्या हुआ था, लेकिन जब भी मौका मिले आप रिवाइज़ तुरंत करिए। चूँकि एग्ज़ाम हॉल में इस तरह के प्रश्न देखते ही कन्फ्यूज़न तुरंत होता है। 95 में क्या हुआ? विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग बना। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? उत्तर प्रदेश में 1995 में विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग बना। आ जाओ आगे। नेक्स्ट देखो 1959-60 में क्या हुआ? इस समय गाँव सभाओं में कृषि समितियों की स्थापना हुई। ये कौन-सा चरण था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे? पंचायतों के विकास के कौन से चरण में ये सब काम हुआ है? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। फिर एक वर्ष याद रखो 1960 से लेकर 1961 का वित्त वर्ष। क्या हुआ इस समय? इस समय गाँव सभा स्तर पर कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन हुआ। कल्याण उप समितियों का गठन हुआ। ठीक है? ये तीनों बातें आप याद रखोगे। फिर से याद रखो 1995 में विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग बना। 1959-60 में गाँव सभाओं में कृषि समितियों की स्थापना की गई। किस पंचायतों के विकास चरण में हुआ था काम ये? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है? 1960-61 में क्या हुआ? गाँव सभा स्तर पर कृषि उत्पादन और कल्याण उप समितियों का गठन हुआ। तीनों बातें याद रखो। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायत की अनुदान वितरण रेंज क्या होती है? गाँव पंचायत की अनुदान वितरण रेंज क्या होती है? अनुदान वितरण रेंज गाँव पंचायतों की पता है? ऐसे आप समझ लो। गाँव पंचायतों की दरअसल 70 से 85% होती है। एक फिगर आप बना लो, आप उससे सारी की सारी जो अनुदान वितरण रेंज है, आप वो याद रख पाओगे। अनुदान वितरण रेंज, ठीक? अनुदान वितरण रेंज, ऐसे याद रखो। इसमें देखो, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये कॉलम मैंने बना दिया। यहाँ पर अनुदान वितरण रेंज से आप एक बात याद रखो, ये है ग्राम पंचायत, ठीक? ये है ब्लॉक पंचायत और ये है जिला पंचायत, ठीक? अगर आपसे पूछे मिनिमम अनुदान वितरण कितना होगा? तो 70% ग्राम पंचायत को होगा, 10% ब्लॉक पंचायत को होगा और जिला पंचायत को होगा 5%। अगर मैक्सिमम अनुदान वितरण की बात करेगा तो 85% ग्राम पंचायत को होगा, ब्लॉक पंचायत को होगा 25% और इसे होगा 15%। तो अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायत का अनुदान वितरण रेंज क्या है? तो 70 से लेकर 85। अगर आपसे पूछे ब्लॉक पंचायत का वितरण रेंज क्या है? तो 10 से लेकर 25। अगर आपसे पूछे जिला पंचायत का वितरण क्या है? तो 5 से लेकर 15। ठीक? तो 70 से 85 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 45, ग्राम पंचायतों नागरिक चार्टर ऐसे तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल होता है क्या? प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग-अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है। अ, जो नागरिक चार्टर है मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो इसको, ठीक है? और ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। प्रत्येक सेवा की एक समय सीमा होती है, समय सीमा पर विचार करना होता है। पब्लिक को जो भी आप सेवा दे रहे हो, तो वो एक निश्चित समय में दी जानी चाहिए, है ना? ये भी सही है। पंचायत सचिव तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों की राय लेने की समय सीमा पर विचार करना होता है, ये भी सही है। ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायतों के स्वामित्व या नियंत्रण में स्थित बाजारों, हाटों तथा मेलों की बिक्री के लिए सामान प्रदर्शित करने पर किसके द्वारा टैक्स लगाया जाता है? ग्राम पंचायतों में टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है भैया? ये पूछा है आपसे। 1 मिनट। ग्राम पंचायतों के स्वामित्व में जो भी आते हैं मेले वगैरह लगते हैं, उनमें टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यही है, ग्राम पंचायत, है ना?
अच्छा, टैक्स की बात आई है, तो ग्राम पंचायतों की ये शक्तियों के अंतर्गत आता है। रिवीजन करें थोड़ा-सा? ग्राम पंचायत की शक्तियों का थोड़ा-सा रिवीजन करो ज़रा हमारे साथ। आओ देखो, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ। ग्राम पंचायत की शक्तियाँ। आओ देखो, ग्राम पंचायत की मैंने कई सारी शक्तियाँ बताई थी आपको। एक-एक करके करो रिवीजन इनके धाराओं से, ठीक है? चूँकि ये टॉपिक हॉट है, आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली शक्ति, ग्राम पंचायत कोई बाहरी संगठन है या फिर संस्था को चंदा दे सकती हैं या चंदा देंगी। ये किस धारा में वर्णित है? धारा है 16 का। ठीक? फिर से समझो, ग्राम पंचायतें किसी संगठन या किसी बाहरी संस्था को चंदा दे सकती हैं, देने का अधिकार है इनके पास। वो किस धारा में वर्णित है? धारा 16 का। और किसकी अनुमति से देंगी? मैंने अधिनियम 1947 में बहुत डिस्कस किया है। राज्य सरकार की अनुमति से, ठीक है? दूसरी इनकी शक्ति क्या है? इनकी शक्ति है सार्वजनिक सड़कों और जलमार्गों के संबंध में शक्तियाँ। किस धारा में है? तो आप बताओगे धारा नंबर है 17। ठीक? तीसरी शक्ति का रिवीजन करो जरा, मैंने क्या बताया था आपको वहाँ लॉन्ग वीडियो में? मैंने कहा था, अगर कोई कर्मचारी जो कि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नियुक्त है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, पटवारी हो, कोई भी हो, अगर कर्मचारी की मिसकंडक्ट होता है, वो अ, अराजक व्यवहार करता है या कर्मचारियों के मिसकंडक्ट की जांच करने का भी इनके पास अधिकार है। ये अपने ऊपर वाले अधिकारी से शिकायत कर सकती हैं। किस धारा के अंतर्गत? आप बताओगे 23। मैंने ये भी डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको चौथी धारा बताई थी। चौथा जो इनकी शक्ति बताई थी ग्राम पंचायत की वो थी, ग्राम पंचायतें भूमि अर्जित कर सकती हैं। ग्राम पंचायतों की भूमि अर्जन की शक्ति कहाँ है? किस धारा में है? धारा है 33। ठीक है? फिर मैंने आपको शक्ति बताई थी कि ग्राम पंचायतें उधार ले सकती हैं, यानी कि अभी चंदा दे रही थी 16 का में, ग्राम पंचायतें खुद उधार लेंगी। उधार लेने की शक्ति किसी सहकारी बैंक से या किसी अन्य क्षेत्र से, है ना? राज्य सरकार से या पंचायतों से, अपने अपर पंचायतों से उधार ले सकती हैं। किस धारा के अंतर्गत? धारा है 36। फिर मैंने एक शक्ति बताई थी कि ग्राम पंचायतें कर, शुल्क या फिर फीस लगा सकती हैं, टैक्स वसूल सकती हैं। किस धारा से? धारा है 37। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है? रिवीजन हो गया? चलो अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 47। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शामिल विजन कौन-सा है? प्रत्येक नागरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक उपयोगिता के रूप में, ठीक है? माँग पर शासन और सेवाएँ, ये भी सही है। नागरिकों का करण या डिजिटल सशक्तिकरण होना, ये सारे के सारे सीएससी से, कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है? नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना ये कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना ये शुरू हुई थी 2006 में। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसको आओ, मैंने हालाँकि आपको ई-गवर्नेंस जो टॉपिक कराया है, उसमें इसको करा दिया है, लेकिन आप एक बार इसको, एक बार नहीं, जब-जब ये क्वेश्चन इस तरह के आपके समक्ष आएँगे, मैं कोशिश करूँगा बार-बार इनका रिवीज़न करवाऊँ। आओ समझो। 2-3 पोर्टल हैं जो पहले आपको वो पता होने चाहिए। मैंने कई बार बताया है, फिर एक बार रिवीज़न करो, ई-चौपाल। जैसे ही मैं लिखा करूँ, आप तुरंत वीडियो पॉज़ करो और सोचा करो कब आया था, है ना? ई-चौपाल सोचो कब आया था? सन 2000 में, है ना? जून 2000 में। ई-दाखिल, ये कब आया था? 2000 में, सितंबर 2000 में। फिर मैंने लिखा ई-लर्निंग कब आया? ये आया 2020 में। फिर मैंने लिखा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल कब आया? 24 अप्रैल 2020 में। ठीक? सारे हो गए? रिवीजन किया? अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक किताब बताई थी ई-गवर्नेंस के लिए। किताब का नाम मैंने आपको बताया था। किताब क्या थी? ई-गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट, ई-गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट, फोकस ऑन रूरल इंडिया। 1 मिनट।
फोकस ऑन रूरल इंडिया। किताब फिर से समझो, ई गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट अ फोकस ऑन रूरल इंडिया। ये किताब किसकी है? ये मैंने बताया था शिरीन मैडम की। ये किताब है शिरीन मैडम, ये मैडम की। ये किताब भी याद रखो आप। ठीक। फिर मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के बारे में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, क्या मैंने बताया था? बताओ जरा। इस योजना की शुरुआत कब हुई? बताओगे 18 मई 2006। अच्छा, ठीक है। जब योजना की शुरुआत हुई, तो इसमें कितनी परियोजनाओं को शामिल किया गया था? तो आप बताओगे 27 मिशन मोड परियोजनाओं और 8 घटकों से युक्त या 8 घटकों सहित इस योजना को शुरू किया गया था 2006 से। ठीक है? ये सारी बातें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, ग्राम पंचायतों के कार्यों के विवरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो विवरण को सुरक्षित कौन रखता है? ग्राम सभा तो रखती नहीं है, खंड प्रमुख भी नहीं रखता है, इसका काम क्या काम है? यही रखता है बेचारा सहायक, है ना? नेक्स्ट देखो, प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें आयोजित करना सरपंच का दायित्व है? बताओ भाई। ग्राम सभा की बैठकें हो रही हैं, ग्राम पंचायत की नहीं हो रही कि आप, हाँ, 6-7 ऑप्शन मार दो। मैंने ग्राम सभा लिखा है, तो ग्राम सभा की प्रतिवर्ष कितनी होती है? 2 सामान्य बैठकें। ठीक है? आओ जरा ग्राम सभा को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ग्राम सभा की बैठकें, देखो, एक मैंने अध्याय बताया था आपको। अध्याय कौन-सा? 3। क्या है इसमें? ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। ये अध्याय 3 का टॉपिक है। इसी अध्याय 3 की एक धारा है 11। इसमें क्या है? इसमें भी है ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। ठीक। क्वेश्चन ये बनता है कि ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य हैं कहाँ पर? धारा 11 में। प्रति वर्ष अगर आपसे पूछे कि कितनी होनी चाहिए ग्राम सभा की बैठकें, तो आप बताओगे 2। एक बैठक होती है रबी की फसल में और एक बैठक होनी है खरीफ की फसल में। ठीक? यहाँ तक क्लियर हुआ? इतनी बातें। अच्छा, अब 2-3 बातें और याद रखो। सबसे पहली बात, इनकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? बोलो भाई। ये करेगा प्रधान। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ, यदि 1/5 सदस्य मांग करें कि 30 दिनों में, 30 डेज में बैठक बुलाई जाएगी। बात समझ पाए जो मैंने लिखा? शायद नहीं। आओ एक बार फिर समझाते हैं हम। मैंने कहा है कि ग्राम सभा के जो टोटल सदस्य हैं ना, उनका अगर 1/5 ये मांग कर दें कि ग्राम सभा की बैठक बुलाओ, तो प्रधान का दायित्व है कि वो 30 दिनों के अंदर-अंदर बैठक बुलाएगा। ठीक, क्वेश्चन आपसे इस पॉइंट में केवल इतना पूछा जाएगा कि यदि 1/5 सदस्य प्रधान से मांग करें कि ग्राम सभा की बैठक बुलवाई जाए, तो वो कितने दिनों के अंदर-अंदर बैठक बुलवाएगा? तो आप बताओगे 30 दिनों के अंदर-अंदर। या फिर आपसे पलट के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या? कि ग्राम सभा के कितने मेंबर्स अगर मांग कर दें, तो प्रधान 30 दिनों के अंदर-अंदर बैठक बुलवाएगा? तो ग्राम सभा के टोटल मेंबर्स का 1/5। क्लियर है? एक क्वेश्चन लगे हाथों और आप याद रखो, ग्राम सभा की बैठक होनी है, तो इस बैठक में गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो आप बताओगे 1/5। टोटल जो संख्या होती है ग्राम सभा के मेंबर्स की, उसका 1/5 भाग बैठकों के लिए गण पूर्ति आवश्यक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है? ये सारी बातें। तो ये हमारे टॉप 50 एमसीक्यूज़ थे, जो कि अ, हमने आपके जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, उन उन सभी टॉपिक्स को कवर किया। उसमें उत्तर प्रदेश की योजनाएँ भी हैं, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर भी है, ग्राम पंचायत के क्वेश्चन्स भी हैं जो 45 अंक आपके आने हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन्स भी हैं जो आपके 15 आने हैं। ठीक है? वीडियो कैसा लगा आपको? और क्या तैयारी ठीक-ठाक आपकी चल रही है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? वहाँ से आप इनकी सबकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।